अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, वैसे तो हमने स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पहले वाला एक टॉपिक भी पढ़ा हुआ है, लेकिन जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखना है तब हमने उसके स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को देखना है और देखना है कि इकोनॉमिक्स को किस तरह उन्होंने बताया हुआ है कि इकोनॉमिक्स क्या पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। और आज के लेक्चर में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड को। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कैसे वो एप्लीकेबल होता है और किस तरह हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और क्या क्या असम्पशंस होती हैं उसकी। ये सारा कुछ आज की हम लोग आउटलाइन में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले है हमारे पास स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में देखिए आपके पास लिखा हुआ है, while discussing the scope of economics we also think of whether economics is a positive or normative science। आपने देखना है कि इकोनॉमिक्स को उन्होंने पॉजिटिव साइंस का है या नॉर्मेटिव साइंस का है। जब इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस होगी तो हमने उसमें क्या चीज़ देखनी है, और जब इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस होगी तो हमने उसमें क्या चीज़ देखनी है। इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस मीन positive economics is the branch of economics that concern the description and explanation of economical phenomena. It is a study of what is। इसमें हम लोग देखते हैं पॉजिटिव साइंस इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो किस किस वजह से आ रहा है। जैसे प्रॉब्लम है क्या, हमने प्रॉब्लम के सोल्यूशन में इसमें नहीं जाना, सिर्फ प्रॉब्लम किन किन वजह से होके आ रहा है हमारे पास इकोनॉमिक्स में, क्या क्या हमें मसले आ रहे हैं जिनकी वजह से हमारा एक मसला बन के आ रहा है, प्रॉब्लम बन के आ रहा है, उसको हमने डिस्कस करना है। इट हाईलाइट द प्रॉब्लम एज व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। सपोज इस एग्जाम्पल उन्होंने हमें दिया है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होती है। सारा कुछ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इकोनॉमिक्स ऐसा पॉजिटिव साइंस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखना है बेटा हमने इकोनॉमिक्स ऐसा नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट एक्सप्रेस वैल्यू और नॉर्मेटिव जजमेंट अबाउट इकोनॉमिक फेयरनेस और व्हाट द आउटकम ऑफ द इकोनॉमी और गोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी शुड बी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ व्हाट शुड बी। हमने इसे पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक में देखा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक में हम सिर्फ देखते हैं प्रॉब्लम राइज कहाँ से होता है, प्रॉब्लम है क्या। जैसे कि हमने देखा व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट शुड बी डू टू, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज इन्फ्लेशन। जो जो प्रॉब्लम होंगे उनको हम लोग जब डिस्कस करेंगे वो हमारे आएंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, पॉजिटिव साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स में। जब हम इन प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन की तरफ जाएंगे कि इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, व्हाट शुड वी डू टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, व्हाट शुड वी डू टू कंट्रोल द अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट शुड वी डू टू कंट्रोल द अदर एनी अदर प्रॉब्लम। जब हम देखेंगे कि हम क्या करें इन सारे प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए, तो वो हमारे पास होगी इकोनॉमिक्स ऐसा नॉर्मेटिव साइंस। Positive economics address questions such as what is unemployment, whereas normative economics address questions such as what should the government do about unemployment। हमने पहले भी देखा दोनों स्लाइड्स में कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं और प्रॉब्लम को किन किन वजह से अराइज होता है उनको देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम प्रॉब्लम जो भी होते हैं उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। जैसे कि व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू टू कंट्रोल द अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि वो अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सके। या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, जिस तरह आजकल प्रॉब्लम आया हुआ है व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू टू कंट्रोल द डिजीजेज लाइक कोरोना वायरस। जब हम प्रॉब्लम के सोल्यूशंस की तरफ जाएंगे और वो सोल्यूशन को हम लोग कहाँ एड्रेस करेंगे, अपने नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। पॉजिटिव में हम सिर्फ अपने प्रॉब्लम के ऊपर रहेंगे कि प्रॉब्लम किन वजह से अराइज हो रहा है, सोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास डिमांड। डिमांड क्या होती है, द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट कम फ्रॉम कंज्यूमर। डिमांड जो होती है हमेशा कंज्यूमर की तरफ से आती है। किसी भी प्रोडक्ट की जब डिमांड है वो किसकी तरफ से आएगी, वो कंज्यूमर की तरफ से आएगी। और इसको हम लोग डिफाइन ऐसे करेंगे, एंड इट इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड एट ईच प्राइस। के इसका रिलेशनशिप होता है प्राइस के दरमियान और क्वांटिटी के दरमियान, क्वांटिटी डिमांड के दरमियान, कि किसी चीज़ की कितनी प्राइस है और किस चीज़ में उसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो डिमांड हमेशा कंज्यूमर के माइंड से आती है और इसका रिलेशनशिप होता है प्राइस ऑफ द गुड और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान में। इनका क्या रिलेशनशिप होता है और डिमांड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। डिमांड डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, विलिंगनेस टू परचेज, पावर टू परचेज, कि क्या आप उस चीज़ को लेने के लिए विलिंग भी हैं। सपोज मैं मोबाइल लेना चाहती हूँ, तो क्या मेरी डिज़ायर है मोबाइल लेने की, या मेरी वांट है मोबाइल लेने की, मैं विलिंग हूँ मोबाइल लेने के लिए, या मुझे कोई इम्पोज कर रहा है मोबाइल लेने के लिए कि नहीं आप मोबाइल लो, मोबाइल लो। और पावर टू परचेज हम लोग देखेंगे कि क्या मैंने मोबाइल लेना है तो मेरे पास उसको ख़रीदने के लिए कोई
पावर भी है, मेरे पास उतने पैसे भी हैं, मैं उस चीज़ को परचेज कर सकूँगी। ऐसे तो नहीं होगा कि मेरे पास पावर ना हो तो मैं उसको चीज़ को परचेज, मेरे पास पैसे ही ना हो मैं उस चीज़ को कैसे परचेज कर सकूँगी। तो हमने डिमांड जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, विलिंगनेस टू परचेज एंड पावर टू परचेज। नेक्स्ट स्लाइड है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में उन्होंने क्या स्लाइड में मेंशन किया हुआ है, स्टेट दैट इफ अदर थिंग रिमेन द सेम, कि बाकी सारी चीज़ें सेम रहें। अदर थिंग रिमेन द सेम से क्या मतलब है, मैं आपको इससे थोड़ी देर बाद बताती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है, पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। इफ अदर थिंग रिमेन द सेम द ग्रेटर द प्राइस द लोअर द क्वांटिटी डिमांड। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी आपकी जो खरीदने की चीज़ की डिमांड है वो कम होती जाएगी, और जैसे जैसे प्राइस आप इंक्रीज होगी, जैसे सपोज करें कि कभी हमारे, हम अपनी कंट्री की एग्जांपल लेते हैं, टमाटर की प्राइस राइज हो गई थी तो हमने टमाटर की जो डिमांड थी वो क्या कर दी थी, कम कर दी थी। बिल्कुल इसके वाइस वर्सा है, जिस तरह चीज़ों की प्राइस में कमी आएगी इस तरह डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। जबकि प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड हमेशा क्या होगी, कम होगी। यही उन्होंने उसमें मेंशन किया हुआ है स्लाइड में। लॉ ऑफ डिमांड इज द क्लेम दैट अदर थिंग इक्वल द क्वांटिटी डिमांड फॉर अ गुड फॉल। जब चीज़ों की प्राइस गिर जाएगी, व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड राइजेज, जब डिमांड कम होगी तो प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। द लॉ ऑफ डिमांड होल्ड फॉर इंडिविजुअल्स एंड द ओवरऑल मार्केट। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किसी इंडिविजुअल्स के लिए भी हो सकता है और पूरी मार्केट के लिए भी हो सकता है। अब लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, दोबारा हम आपको बता देते हैं। लॉ ऑफ डिमांड होता है कि जैसे जैसे किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी हम उसकी डिमांड जो है वो कम कर देंगे, जैसे ही प्राइस कम होगी हम उसकी डिमांड में इंक्रीज कर देंगे। मतलब ये वाइस वर्सा है, और स्लाइड में भी आपको शो हो रहा है। बाकी ये मैंने आपको बताया था कि स्टेट दैट अदर थिंग रिमेन द सेम। अदर थिंग रिमेन द सेम से मतलब ये है कि अगर मेरी इनकम बहुत ज़्यादा है, सपोज मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मेरे पास बहुत सारी इनकम है, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर चीज़ों की प्राइस ज़्यादा है कम है, ना ही मेरी डिमांड में कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई चीज़ सपोज 10,000 की है और मेरे पास अगर इनकम इतनी ज़्यादा है तो उसे परचेज़ कर सकती हूँ, तो मेरी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक तो हम इसे देखेंगे हमारी इनकम अगर सेम है तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा हमारी प्रेफरेंस, अगर मैंने सोच लिया है, मेरी प्रेफरेंस है कि मैंने आईफोन ही परचेज़ करना है, तो उसके लिए मेरे पास अगर पैसे हैं नहीं हैं लेकिन मेरी प्रेफरेंस बन चुका है कि वो मैंने इसे परचेज़ करना है, तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे। अब ये एक हमारे पास क्वांटिटी डिमांड का उन्होंने हमें बताया हुआ है, स्केड्यूल बताया हुआ है, जिससे हम देखेंगे। आप देखेंगे जो प्राइसेस हैं वो कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 जो प्राइस है किसी भी चीज़ की वो इंक्रीज़ हो रही है, और इन्होंने हमें 4% का बताया हुआ है। लेकिन जैसे देखिए प्राइस 1 पे थी और नंबर 1% जो है उसकी 10 थी, जैसे प्राइस इंक्रीज़ हुई तो उसकी जो डिमांड है वो कम हुई है। अब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड आप देखें सारे इस स्लाइड में कम हो रही है। अब हम इसके टोटल की तरफ जाते हैं। अगर प्राइस 1 है तो टोटल में 60 था, 1% का 60 टोटल था, इसका मतलब उसकी डिमांड सही है। 2 पे जैसे हमने प्राइस ज़्यादा की, 1 से प्राइस 2 पे गई, इसका मतलब प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है। जब प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है तो टोटल डिमांड उसकी जो है वो कम हो गई है। इसी तरह हमारा लॉ ऑफ डिमांड यही हमें स्टेट करता है, शो कर रहा था कि जैसे जैसे हमारी चीज़ों में डिमांड इंक्रीज़ होती है जो प्राइस है हमेशा कम हो जाती है। इसको हम लोग ग्राफ में भी शो करेंगे। ग्राफ में हम इस तरह शो करते हैं, जो प्राइसेस होती हैं उनको हमने वाई एक्सिस पर शो करना होता है। दो तरह की एक्सिस जिस तरह हम लोग बनाते होते हैं कोई भी ग्राफ, तो हमने उसकी दो एक्सिस शो करनी होती हैं। पहली वाई एक्सिस पे आपने इसको प्राइस को लिखेंगे, प्राइस को 0 1 2 3 4 5 6 के नेम से, और फिर आप क्वांटिटी डिमांड को एक्स एक्सिस पर शो करेंगे। जिस तरह के सपोज अगर हम टोटल का बना लेते हैं, हम हर पर्सन का इंडिविजुअल नहीं बना रहे हैं, हम टोटल का बना लेते हैं 60 10 20 30 40 50 60 ऐसे उस पर मैंशन करेंगे एक्स एक्सिस पे। हम देखेंगे 1 पे कितना जा रहा है, 60 है, डिमांड कितनी है, प्राइस हमारी 1 है और डिमांड कितनी है 60 है। इस तरह 2 पे 50 है, 3 पे 40 है, 4 पे हम इसको सारा अपने उसमें ग्राफ में शो कर लेंगे, 5 पे 20 है, 6 पे 10 है। जब हम इसको शो करेंगे तो जो हमारा कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा, तो इसलिए कहते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड का कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप में आपको शो होता है। ये हमारा टॉपिक था लॉ ऑफ डिमांड, जो आपको पता चला क्या होता है। जब हमारी चीज़ों की प्राइस बढ़ती है तो हम अपनी डिमांड जो है कम कर देते हैं, और बिल्कुल इसके वाइस वर्सा है, जब प्राइस कम होती है तो हम डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। और हमने इसमें स्कोप को देखा, हम इकोनॉमिक्स के दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव जजमेंट हमने पढ़ा क्या होती हैं। पॉजिटिव में हम देखते हैं कि प्रॉब्लम किन वजह से अराइज हो रहा है, और नॉर्मेटिव में हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्यों अराइज जो हुआ है उसके सोल्यूशन क्या कर सकते हैं और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए उन प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए।